स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने प्रगतिवादी कविता का जो कवि थे उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम आज शुरू करने जा रहे हैं छायावादी काव्य। छायावादी काव्य का जो समय सीमा है वो 1920 से लेकर 1936 मानी गई है। 1920 से 1936 मानी गई है। आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि छायावाद का विकास द्विवेदी युगीन कविता की तीव्रतात्मकता के फलस्वरूप हुआ। यानी कि द्विवेदी युग के बाद जो हमारे यहाँ है वो छायावादी कवि आए हैं। द्विवेदी युग के बाद कौन सा छायावादी काव्य है? छायावादी काव्य का समय सीमा 1920 से 1936 माना गया है। इसकी समय सीमा कई जगह 1918 से 1936 भी मानी जा सकती है। 1920 से 1936 या 1918 से 1936 भी मानी जा सकती हैं। शुक्ल जी ने छायावाद की शुरुआत 1918 से ही मानी गई है। जो आचार्य शुक्ल जी हैं उन्होंने छायावाद की समय सीमा 1918 ईस्वी तक की मानी गई है, क्योंकि 1918 ईस्वी में प्रसाद की झरना प्रकाशित हो चुकी थी। जयशंकर प्रसाद की झरना 1918 में प्रकाशित होने के कारण आचार्य शुक्ल जी ने छायावाद की शुरुआत 1918 में मान चुके हैं। इसकी समय सीमा 1918 से 36 तक मानी जा सकती है। निराला की जो ख्याति प्राप्त कविता है जूही की कली 1916 ईस्वी में प्रकाशित हो चुकी थी। देखो स्टूडेंट्स, छायावाद का विकास किसके फलस्वरूप हुआ है? द्विवेदी युगीन कविता के बाद हुआ है। समय सीमा की बात करते हैं 18 से 36, कई जगह 20 से 36 माना गया है। शुक्ल जी ने इसका समय सीमा माना 1918। 1918 ईस्वी में प्रसाद की झरना प्रकाशित हो चुकी थी। इसी कारण से आचार्य शुक्ल ने इसका समय सीमा 18 ईस्वी से शुरुआत मानी गई है। निराला की जो ख्याति प्राप्त कविता है जूही की कली 16 ईस्वी में प्रकाशित हो चुकी थी। पंत का काव्य संग्रह पल्लव कुछ कविताएं भी 1918 ईस्वी में प्रकाशित हो चुकी थी। प्रसाद द्वारा जो रचित महाकाव्य है कामायनी वो 1935 में प्रकाशित हुआ था और 36 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हो चुकी थी। इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए कि कामायनी का पेन प्रकाशन हुआ और 36 में प्रगतिशील लेखक की स्थापना हो चुकी थी, तो इसके समय सीमा 18 से 36 ईस्वी तक मानी जाती है। 1936 ईस्वी में छायावाद का अंत होता है और प्रगतिवाद का शुरुआत होती है। आइए हम छायावाद का अर्थ समझ लेते हैं। स्टूडेंट्स, द्विवेदी युग के अकॉर्डिंग जो छायावाद है वो विषय की निष्ठता के स्थूलता की प्रधानता तीव्रतात्मकता की प्रकृति अधिक थी, परंतु छायावादी युग में एक निष्ठता, व्यक्तिनिष्ठता, सूक्ष्मता और कल्पना में डूबे रहना, ये चार बातें हमारी छायावादी में थी। देखो स्टूडेंट्स, द्विवेदी युग में विषय में निष्ठा रखना, स्थूलता रखना, वर्णन की प्रधानता करना या मेन वर्ड याद रखना को तीव्रतात्मकता प्रवृत्ति ज़्यादा थी। लेकिन छायावादी युग में एक निष्ठता थी, व्यक्तिनिष्ठता थी, सूक्ष्मता थी और कल्पना की प्रधानता थी। प्रारंभ में छायावाद शब्द का प्रयोग उन कवियों के लिए, उन कविताओं के लिए एक व्यंग्य के रूप में किया गया था जो कविताएं हमारी अस्पष्ट थी, जिनका अर्थ कुछ और ही निकलता था। यानी कि प्रारंभ में छायावाद शब्द का प्रयोग उन कविताओं के लिए किया गया और एक व्यंग्य के रूप में किया गया जो कविताएं हमारी अस्पष्ट थी और जिनका अर्थ निकलना कुछ और था, ये था निकलता कुछ और था। यानी कि अस्पष्ट कविताओं के लिए छायावाद शब्द का प्रयोग किया गया शुरुआत में। बाद में छायावाद शब्द कविताओं के लिए रूढ़ हो गया, जिनमें मानव और प्रकृति के सूक्ष्म सौंदर्य में, मानव और प्रकृति के सूक्ष्म सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया यानी कि छाया का अर्थभाव होता है। अब छायावाद की परिभाषाएं जो अलग अलग कवियों ने दी है उनको जान लेते हैं। सबसे पहली आपकी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की परिभाषाएं हैं कि छायावाद का शब्द का प्रयोग दो अर्थों में सुनना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में जहां उसका संबंध काव्य वस्तु से होता है। यानी कि छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में जहां उनका संबंध काव्य वस्तु से होता है, अर्थात जहां कवि उस अनंत अज्ञात प्रियतम को आलंबन बनाकर चित्रमयी भाषा के प्रेम में अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पत्ति विशेष के कारण होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दो अर्थों में छायावाद के अर्थ को समझा है।
पहले अर्थ में रहस्यवाद का अर्थ समझना चाहिए और दूसरे में दूसरा जो प्रयोग है वो काव्य शैली है उसकी पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ से है। यह आचार्य शुक्ल जी ने कहा है। जयशंकर प्रसाद के अनुसार जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमय व्यक्ति होने लगती हैं तब हिंदी में छायावाद के नाम से ही अभिहित किया गया है। जयशंकर प्रसाद ने वेदना के आधार पर स्वानुभूति होना। और डॉक्टर नगेंद्र की बात करते हैं तो छायावाद जो है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। छायावाद एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है, जीवन के प्रति एक विशेष भावात्मक दृष्टिकोण भी है। यानी कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह आपको याद रखना है। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह ही डॉक्टर नगेंद्र के अकॉर्डिंग छायावाद है। रामकुमार वर्मा की बात करते हैं तो परमात्मा की आत्मा छाया में और आत्मा की छाया परमात्मा में जब पड़ने लगेगी तभी उस छायावाद की सृष्टि होगी। और यह किसके द्वारा कहा गया है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा कहा गया है। अलग अलग कवियों ने अपनी अलग अलग परिभाषा में छायावाद को बांधने की कोशिश की है। अब छायावाद के जो प्रमुख कवि हैं उनके बारे में जान लेते हैं। छायावाद के प्रमुख कवि स्टूडेंट आचार्य शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक माना मुकुटधर पांडे। आचार्य शुक्ल जी ने छायावाद का जो प्रवर्तक है वो किसको माना है? मुकुटधर पांडे जी को माना है। छायावाद का आधार स्तंभ 4 कवि थे हमारे, पंत, निराला, प्रसाद और महादेवी वर्मा। यानी कि छायावाद का प्रवर्तक माना है हमारे लिए मुकुटधर पांडे जी को। आधार स्तंभ 4 थे, प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा। प्रसाद कृत कामायनी छायावाद का आधार है जो एक महाकाव्य माना गया है और कामायनी की रचना 1935 में हुई थी और इसके अंदर हमारे 15 सर्ग 1935 में, जिसके अंदर हमारे 15 सर्ग। स्टूडेंट्स छायावादी कवियों काव्य कृतियों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा आता है जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद जी छायावादी काव्य परंपरा के प्रवर्तक माने जाते हैं। सबसे पहले पॉइंट क्या करोगे आप कि छायावादी काव्य परंपरा के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? जयशंकर प्रसाद जी। प्रसाद जी को हम कलाधर के नाम से जानते हैं और कलाधर के नाम से ब्रजभाषा में लिखते थे। कौन? जयशंकर प्रसाद जी कलाधर के नाम से ब्रजभाषा में लिखते थे। ब्रजभाषा में इनका काव्य संग्रह चित्राधार के नाम से भी प्रकाशित हो चुका है। बाद में इन्होंने खड़ी बोली को अपनाया। पहली कविता भारतीय हिंदू पत्रिका में प्रकाशित करवाई। प्रसाद जी का समय सीमा जो माना गया है 1890 से 1937 या 1889 से 1937, 48 साल की वो जो समय सीमा है इसकी मानी गई है। ये एक युग परिवर्तक कवि माने गए हैं जिन्होंने सारी विधाओं के अंदर लिखा है। सारी विधाओं में लिखने के कारण इसको एक युग परिवर्तक की कला का मतलब संज्ञा दी गई है। और प्रसाद जी को ब्रजभाषा में लिखने के कारण इसको कलाधर के नाम से भी पुकारा जाता है। प्रसाद की जो उर्वशी है वहाँ से लेकर महाराणा का महत्व तक की सभी रचनाएं इसकी द्विवेदी युगीन की हैं। आंसू एक मुक्तक शैली का वीर काव्य है। आंसू एक मुक्तक शैली का वीर काव्य है स्टूडेंट्स। फिर है प्रसाद का कामायनी एक छायावादी महाकाव्य है। कामायनी किसके द्वारा लिखी गई? प्रसाद के द्वारा। कब लिखी गई? 1935 में। क्या है? ये एक महाकाव्य है जो अपने युग का श्रेष्ठतम काव्य रचना मानी गई है। यह एक रूपक काव्य है। कौन? कामायनी क्या है? रूपक काव्य है। कामायनी में 15 सर्ग हैं। कामायनी के 3 पात्र हैं, श्रद्धा, मनु और ईड़ा। श्रद्धा, मनु और ईड़ा। श्रद्धा हमारे मन में होती है, मनु हृदय में, ईड़ा हमारा बुद्धि का प्रतीक होता है। छायावाद की झरना 1918 में प्रकाशित हो चुकी थी। आंसू 1925 में, झरना 1918 में, आंसू 1925 में, लहर 1933 में और कामायनी 1935 में। स्टूडेंट्स अन्य रचनाओं की बात करते हैं तो उर्वशी 1909 में, उर्वशी 1909 में, वन मिलन 1909 में, प्रेम राज्य 1909 में, अयोध्या का उद्धार 1910 में, अयोध्या का उद्धार 1910 में, शोकोच्छ्वास 1910 में, बबरू वाहन 1911 में, कानन कुसुम 1913 में, प्रेम पथिक 1913 में, करुणालय 1913 में और महाराणा का महत्व 1914 में लिखा। प्रसाद के काव्य की विशेषता है कि प्रसाद जी एक रहस्यवादी प्रवृत्ति के कवि माने गए हैं। प्रसाद जी एक रहस्यवादी कविता के कवि माने गए हैं। निराला की बात करते हैं 1897 से 1961 या 63 तक का कार्यकाल इनका माना गया, 1961 तक का। निराला जी को मुक्तक छंद का प्रवर्तक माना गया है। निराला जी को मुक्तक छंद का प्रवर्तक माना गया है। इनका जन्म, किनका जन्म?
निराला जी का जन्म बंगाल की रियासत के महिसादल यानी कि मेदिनीपुर में गांव में इनका जन्म हुआ स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, जब निराला जी 3 वर्ष के थे तो इनकी माँ का देहांत हो गया और 20 वर्ष के थे तो इनके पिता का देहांत हो गया। यानी 3 वर्ष के थे तो माँ का देहांत, 20 वर्ष के थे तो इनके पिताजी का देहांत हो गया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद फैली महामारी में इनकी पत्नी चल बसी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद फैली महामारी में इनकी पत्नी चल बसी। पहले माँ 3 साल में चल बसी, 20 साल में इनके पिताजी का देहांत हो गया और फिर विश्व युद्ध के बाद फैली महामारी में इनकी पत्नी चल बसी। बाद में इनकी बेटी सरोज का भी देहांत हो गया, जिसे बहुत प्यार करते थे। अंत निराला का पारिवारिक जीवन बहुत दुखमय रहा, आर्थिक परेशानियों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। इनकी साहित्यिक जीवन जूही की कली 1916 में प्रकाशित हो चुकी थी। निराला जी ने समन्वय मतवाला पत्रिका का संपादन भी किया है। छाव रचनाओं की बात करते हैं तो अनामिका 1923 में, प्रीमल 1923 में, गीतिका 36 में और तुलसीदास 1938 में लिखी है। इनके और रचनाएं भी लिखी है। सरोज स्मृति 1938 में, राम की शक्ति पूजा 1936 में, कुक्कर मुत्ता किसकी है? निराला की 1942 में है। बेला 1946 में, नए पत्ते 1946 में, अर्चना 1950 में, आराधना 53 में, गीत कुंज 54 में और संध्या कांगली और अपराह्न। तुलसीदास ने कवि तुलसी के माध्यम से अपनी जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठा की है। राम की शक्ति पूजा एक लंबी ओजपूर्ण रचना है। सरोज स्मृति को कवि ने अपनी बेटी की याद में लिखी गई थी और निराला के काव्य में उनकी व्यक्तिगत जीवन को भी उद्घाटित किया गया, इनके व्यक्तिगत जीवन पर भी प्रकाश डाला गया है। इसके बाद हम पढ़ते हैं सुमित्रानंदन जी पंत। इनका जीवन काल 1900 से 1977 तक माना गया है, 1900 से 1977 तक। नेक्स्ट है, पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि या चितेरा कवि भी कहा गया है। सुकुमार कवि या चितेरा कवि किसको कहा गया स्टूडेंट्स? पंत को। रूपाव नाम पत्रिका पर संपादन भी किया गया। पंत जी ने काव्य कर्मी विकास 4 चरणों में किया गया है। छावादी की बातें करते हैं तो पंत जी की उच्छ्वास 1920 में, ग्रंथि 1920 में, वीणा 1927 में, पल्लव 28 में, गुंजन 32 में। प्रगतिवादी की बात करते हैं तो पंत की युगांत 1937 में, युगवाणी 38 में और ग्राम्य 1940 में। और तीसरा बात करते हैं अरविंद दर्शन की, स्वर्ण किरण स्वर्णधूलि 47-48 में, उत्तरा 1949 में, कला और बूढ़ा चांद 1959 में, और वाणी लिखी रजशिखर लिखा। ये इसकी सारी कविताएं थी अरविंद दर्शन से प्रभावित। ऊपर वाली कविताएं थी प्रगतिवादी, उससे ऊपर वाली थी हमारी छायावादी। और चौथा पॉइंट है इसका नव मानवतावादी काव्य। चिदम्बरा 1958 में, लोकायतन 1961 में, गीत हंस 1969 में, अतिमा काव्य नाटक लिखा 1955 में। इसके बाद संघतमनी और ज्योत्सना बिन के द्वारा नव मानवतावादी काव्य लिखा गया। पल्लव 1928 ईस्वी में पल्लव को छायावाद का मैनिफेस्टो भी कहा गया है। पंत जी की काव्य चिदम्बरा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। इनकी कविता मौन निमंत्रण में रहस्यवादी प्रवृत्ति परिलक्षित होती है। महादेव वर्मा, इसके बाद पढ़ते स्टूडेंट्स हम महादेव वर्मा का जीवन काल 1907 से 87 माना गया है, 1907 से 87। पंत का 1900 से 1977। महादेव वर्मा जी को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। इनके काव्य विरह की प्रधानता है, जो लौकिक न होकर कैसी मानी गई है? अलौकिक। विरह की प्रधानता तो है लेकिन लौकिक न होकर कैसी है? वो अलौकिक है। नेक्स्ट है महादेव वर्मा जी की रचनाएं निहार, रश्मि, नीरजा। निहार, रश्मि, नीरजा। निहार 1930 में, रश्मि 32 में और नीरजा 35 में। निहार, रश्मि, नीरजा याद करके आपको 30 में निहार, रश्मि 35 में और 32 में और नीरजा 1935 में। सांध्या गीत की बात करें 1936 में, सांध्या गीत की बात 1936 में। यामा 1940 में। महादेवी जी को यामा में निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्या गीत का संकलन सारा किसमें माना गया है? यामा में। और यामा का प्रकाशित 1940 में। 5वें कवि हमारे जो माने गए छायावादी वो हमारे डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का जीवन काल 1905 से 1990 माना गया है। ये कवि होने के साथ साथ श्रेष्ठ नाटककार भी और कहानीकार भी माने गए हैं। इनकी रचनाओं में जोहर, चित्ररेखा, अंजलि, अभिशाप, रूप राशि, चित्तौड़ की चिता, एकलव्य और सकेत हैं। फिर हम बात करते हैं हरिवंश राय बच्चन जी की।
हरिवंश राय बच्चन जी का समय सीमा 1907 से 2003, 1907 से 2003। रचनाएं पढ़ लेते हैं पहले। साला बाला कलश, साला बाला कलश, मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, 35, 36, 37। आपको तीनों याद इकट्ठी करनी है। साला बाला कलश से मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश 35, 36, 37 में। निशा निमंत्रण 1938 में। एकांत संगीत 1939 में। आकुल अंतर 1943 में। मिलन यामिनी 1950 में। बंगाल का 1946 में। इस प्रकार से प्रसिद्ध अभिनेता अमिताभ बच्चन जी के पिता थे। इन्हें मधु काव्य को जनता से अपार लोकप्रियता मिली थी। तीसरा पॉइंट है, इन्हें प्रणयानुभूति की मधुर व्यक्ति भी की गई हैं। ये प्रेम और मस्ती के कवि के नाम से भी जाने जाते हैं और ये राज्यसभा के सदस्य भी मनोनीत किए गए थे। इनका जो जीवन काल है वो 2003 में समाप्त हुआ था और जन्म इनका 1907 में हुआ था। नेक्स्ट हमारे पास नरेंद्र शर्मा जी। नरेंद्र शर्मा जी का समय सीमा याद करते हैं 1913 से 1989, 13 से 89। कौन? नरेंद्र शर्मा। सूल फूल लिखा 1934 में। कर्णफूल लिखा 1936 में। प्रभात फेरी 1938 में। प्रवासी के गीत लिखे गए स्टूडेंट्स 1939 में। याद कैसे करोगे? सूल फूल, कर्णफूल, फूल फूल 34 में, 36 में। प्रभात फेरी 1938 में। प्रवासी के गीत लिखे गए 1939 में। पलासवन 1943 ईस्वी के अंदर। रक्तचंदन 1949 में। अग्निशस्त्र 1950 में। कदली वन 53 में। द्रौपदी 1960 में। प्यासा निर्जन लिखा गया 1964 में। उत्तर जय 65 में और सुवर्णा 1971 में लिखी गई। स्टूडेंट्स, नरेंद्र शर्मा का समय सीमा 1913 से 1989 है। हिंदी साहित्य में 23 पुस्तकें लिखी। किन्होंने? नरेंद्र शर्मा ने हिंदी साहित्य में 23 पुस्तकें लिखी थी। लगभग 55 फिल्मों में काम किया। वीर्य की आकुलता भी इनकी मेन मानी गई हैं। फिर आपका रामेश्वर शुक्ल 1915 में समय से मानी गई हैं। मधुलिका, अपराजिता, क्रील, किरण की बेला, लाल चूनर, विराम चिन्ह और बरसात के बादल। क्या क्या लिखा है उन्होंने? मधुलिका, अपराजिता, क्रील, किरण की बेला, लाल चूनर, विराम चिन्ह और बरसात के बादल लिखे हैं। अगर इनकी विशेष बात माने तो ये थे रामेश्वर शुक्ल अंचल जो 1915 में जन्म हुआ। शारीरिक प्रेम की प्रधानता का भी माने गए हैं। मासल प्रेम की कविताएं इनके द्वारा लिखी गई हैं और बाद में ये प्रगतिवादी भाव में भी आ गए थे। तो 3 पॉइंट से आपको याद करने हैं। शारीरिक प्रेम की प्रधानता रही है, मासल प्रेम की कविताएं लिखी गई हैं और बाद में काव्य में प्रगतिवादी भाव भी उदित हुआ है। फिर है आत्माभिव्यक्ति। छायावादी कवियों ने व्यक्तिवाद की प्रधानता मानी है। इन्होंने अपनी व्यक्तिवादी अनुभूतियों, अपने सुख दुख को अपनी कविता का तरह बनाया है। यानी कि मोटी बात है, छायावादी कवियों ने अपनी कविताओं में अपने सुख दुख के बारे में भी, अपने व्यक्ति अनुभवों के बारे में बहुत कुछ लिखा है। इन्होंने काव्य की विषय वस्तु को बाहर से नहीं बल्कि अपने मन के भीतर से खोजने का प्रयास किया गया है। अगर हम सौंदर्य की बात करते हैं तो छायावादी कवि प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं। उन्होंने प्रेम और सौंदर्य के बारे में बहुत कुछ लिखा है। नारी के सौंदर्य का चित्रण किया गया है। यह चित्रगत जो है रीतिकाल है, मांसल प्रेम जैसा नहीं है। मांसल जो प्रेम था हमारा, जो मांसपेशियों का प्रेम है, शारीरिक प्रेम है, वो सिर्फ हमारे रामेश्वर शुक्ल अंचल जी माने गए हैं। फिर हमारे स्टूडेंट्स प्रकृति चित्रण। छायावादी कवियों ने प्रकृति को भी मानव के रूप में निहारा है। यानी कि छायावादी कवियों ने जो प्रकृति का चित्रण किया गया है वो मानव के रूप में किया गया है। इसी कारण से पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। नारी की भावना की बात करते हैं तो छायावादी कवियों ने नारी के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाया है। यानी कि नारी की हीनता की भावना, ये चीज़ें यहाँ पर नहीं दिखाई गई हैं। नारी के प्रति इनका दृष्टिकोण उदार भावना का रहा है। नारी को दया, अक्षमा, प्रेम की देवी माना गया है। इसीलिए उन्होंने लिखा भी है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास जतन नग पर तल में है, पीयूष स्रोत ही बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। ये नारी के बारे में लिखा है छायावादी कवियों ने। रहस्यवादी की बात करते हैं तो छायावादी काव्यों में जीवन और जगत को रहस्य के दृष्टिकोण से दिखाया गया है। प्रसाद जिन्हें जगह जगह पर उच्चता के अस्तित्व का बोध कराया गया है। ए अनंत रमणीय कौन तुम, यह मैं कैसे कह सकता हूँ, कैसे हो, क्या हो, इसको हो, भाव विचार न रह सकता। इसलिए ये रहस्यवादी जो पंक्तियाँ हैं रहस्यवादी कवियों, छायावादी कवियों के द्वारा लिखी गई हैं। राष्ट्रीय प्रेम की बात करते हैं तो छायावादी काव्य में राष्ट्र प्रेम की व्यक्ति भी मिलती हैं।
राष्ट्र प्रेम के बारे में प्रसाद जी ने लिखा है, अरुण या मधुमय देश हमारा, जहाँ पूछ अनुसार चीज मिलता एक सहारा। तो राष्ट्रीय प्रेम के बारे में छायावादी कवियों ने दिल खोल कर लिखा है। रहस्यवादी भावना के बारे में लिखा है। नारी की उदार दृष्टिकोण के बारे में लिखा है। प्रकृति का भी छायावादी कवियों ने बड़े रूप में मानव के रूप में उसका चरित्र चित्रण किया गया है। तो स्टूडेंट्स, हमारा छायावादी की एक पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगली वीडियोस के अंदर हम छायावादी युग में जो पत्र पत्रिकाएँ आई थी वो करेंगे और उसके कुछ ऑप्शन टाइप क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।